अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कैथोड ऑसिलोस्कोप। शॉर्ट फॉर्म में इसको सीआरओ भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज और कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं, शॉर्ट भी बहुत ज़्यादा इसमें मौजूद है। तो ये टॉपिक ओवरऑल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यूज तीनों के हवालों से। लेक्चर कंप्लीट सुनिएगा। अगर आपको माइंड में कोई क्वेश्चन आए तो आप कमेंट लाजमी करें, और अगर लेक्चर सुनने के बाद आपको समझ आ जाए और अच्छा लगे तब भी कमेंट लाजमी करें। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। कैथोड ऑसिलोस्कोप, सीआरओ। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये सीआरओ होती है किस तरह की है। तो आपके सामने ये वीडियो में नज़र आ रहा है आपको कि ये एक ट्यूब है जिसके अंदर कुछ वर्किंग हो रही है, और इसी को ही कहा जाता है सीआरओ। अब इसकी सारी वर्किंग और सारे स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले आप एक बार ध्यान में रख लें कि इस सीआरओ को यूज़ कहाँ पे किया जाता है। बेसिकली जब हम इसका पीछे से करंट चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली इसकी स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट पैटर्न्स बनते हैं। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन याद रख लें कि हम सीआरओ को यूज़ करते हैं चेंजिंग करंट का ग्राफ बनाने के लिए। चेंजिंग करंट यहाँ पे वोल्टेज का ग्राफ बनाने के लिए सीआरओ को यूज़ किया जाता है। तो यही इसकी डेफिनेशन है। कैथोड ऑसिलोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू डिस्प्ले द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल। कि ये एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम चेंज होने वाले करंट और वोल्टेज का ग्राफ बनाते हैं। क्लियर। अब इसकी वर्किंग और इसके स्ट्रक्चर पे भी बात करते हैं। सबसे पहले इसकी जो डायग्राम है आप उसको देखें। ये मेरे पास एक इसकी डायग्राम है सीआरओ की। तो बेसिकली जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में ये बात करी थी कि हमारे पास एक ट्यूब होती है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और एक बीम बनाते हैं। इसमें भी कुछ इस तरह की ही चीज़ें होंगी, तो इसलिए हम इसकी ट्यूब को कैथोड रे ट्यूब भी कहते हैं। और इसका क्या काम है, द इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेस ऑन द स्क्रीन ऑफ अ कैथोड रे ट्यूब। कि ये जो कैथोड रे ट्यूब है इसकी स्क्रीन के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन आएगी। मतलब वो जो हमने चेंजिंग करंट या पोटेंशियल डिफरेंस का जो ग्राफ बनाना है वो बेसिकली इसकी स्क्रीन के ऊपर ही वो ग्राफ बनेगा, कुछ इस टाइप का। और दूसरी बात क्या लिखी हुई है कि दिस स्क्रीन अपीयर एज सर्कुलर और रेक्टेंगुलर विंडो यूजुअली विद द सेंटीमीटर ग्राफ सुपर इम्पोज्ड ऑन इट। कि ये जो कैथोड ट्यूब है या सीआरओ है, इसकी स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफ होता है, ये जो एक्स और वाई एक्सिस हमने बनाए होते हैं, और इसके ऊपर हमने सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स के अंदर रीडिंग्स लिखी होती हैं। यही बात वो कह रहा है कि इसके ग्राफ के ऊपर ये जो स्क्रीन है इसकी, ये स्क्रीन गोल भी हो सकती है और ये स्क्रीन रेक्टेंगल शेप में भी हो सकती है। तो जैसी मर्जी स्क्रीन हो, स्क्रीन के ऊपर ग्राफ बना होगा और उस ग्राफ के ऊपर हमने सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स को ड्रा किया होगा। अब कैथोड ऑसिलोस्कोप को यहाँ पे ये जो कैथोड ट्यूब है इसको यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है। इसके बहुत से यूजेस हैं जिसको मैं वीडियो के लास्ट पे भी बताऊंगा। एक यूज पहले ही इसका बता देते हैं, वो ये है कि इसको जो आपके टीवी स्क्रीन है ना उसके अंदर यूज़ किया जाता है। टीवी की जो पिक्चर ट्यूब है उसके अंदर भी यूज़ किया जाता है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो टीवी के पीछे आपको एक नज़र आ रहा है यूँ इस तरीके से ट्यूब जाते हुए, ये बेसिकली कौन सी ट्यूब है, ये आपकी सीआरओ ही है। क्लियर। अब फाइनली हम अपनी इस सीआरओ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो डायग्राम आपके सामने है। हमने अपनी इस पूरी की पूरी ट्यूब को या सीआरओ को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहले हिस्से का नाम है इलेक्ट्रॉन गन, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। दूसरा हिस्सा है हमारे पास डिफ्लेक्टिंग सिस्टम। इसके अंदर कुछ प्लेट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन की बीम को डिफ्लेक्ट करने के लिए यूज होती हैं। और तीसरा जो इसका पार्ट है वो है फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जिस स्क्रीन के ऊपर हमें ये सारे रिजल्ट नजर आने हैं उसी स्क्रीन को हम क्या कह रहे हैं, फ्लोरेसेंट स्क्रीन कह रहे हैं। तो वन बाय वन मैं हर एक हिस्से के ऊपर डिटेल से आपके साथ बात करूंगा। उससे पहले इसके मजीद भी कुछ हिस्से हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। ये तो 3 इसके मेजर पार्ट्स हो गए ना, इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्टिंग सिस्टम और फ्लोरेसेंट स्क्रीन। इसके अलावा इनके अंदर जो जो चीज़ें होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गन वाले हिस्से में क्या क्या मौजूद होता है। सबसे पहले होता है हमारे पास एक कैथोड। अब कैथोड क्या होता है, कैथोड एक ऐसी मेटल होती है जिसके सरफेस में से हमने इलेक्ट्रॉन्स को निकालना होता है। तो इस मेटल की सरफेस में से हमने इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है, तो इसलिए कह रहे हैं हम ये क्या है, हमारे पास कैथोड है। अब कैसे निकलेंगे, इसको गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। थर्मियोनिक एमिशन में हमने ये चीज़ पढ़ी थी।
अब इसको गर्म करने के लिए हमने पीछे एक फिलामेंट रखी हुई है जिसमें से करंट गुजरेगा तो ये गर्म होगी फिलामेंट और ये दूसरे सामने वाली अपनी कैथोड को भी गर्म कर देगी। इसको गर्म करने के लिए हमने पीछे बैटरी लगाई हुई है, तो एक फिलामेंट है उसको बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है। तो इस फिलामेंट को हमने यहाँ पे नाम दिया हुआ है हीटर का, कि ये क्या करेगी, हीट प्रोवाइड करेगी इस कैथोड को। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, एज अ हीटर है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको यहाँ पर एक स्लिट सी नजर आ रही होगी, ये इसका क्या काम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आगे जाके बताऊंगा, लेकिन अभी इसका नाम याद रख लें। इसका नाम है ग्रिड, इसको हम कहते हैं ग्रिड। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉजिटिव टर्मिनल वाली दो प्लेट्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एनोड। आपको पता है एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इन दोनों के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, ये हमारे एनोड है। एक्सेलरेटिंग एंड फोकसिंग एनोड, कि ये वो एनोड है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करेंगे यानी कि मूव करवाएंगे, और फोकस करेंगे मतलब एक बीम की शक्ल में मूव करवाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी, प्लेट्स फॉर वर्टिकल डिफ्लेक्शन, कि ये वाली जो प्लेट्स हैं वाई जिस पे लिखा हुआ है, इससे हम क्या करवाते हैं, वर्टिकल डिफ्लेक्शन करवाते हैं। अब ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन कैसे होती है, जब मैं इसकी वर्किंग बताऊंगा हर एक हिस्से की, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब अभी के लिए सिर्फ आप इनके हिस्सों के नाम अच्छे से समझ लें कि ये क्या है। नेक्स्ट हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं, इनका भी काम यही है कि इन्होंने ये जो बीम है इसको डिफ्लेक्ट करना है, लेकिन किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन में डिफ्लेक्ट करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन में कैसे होगा, ये जब मैं वर्किंग के ऊपर आऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएंगी बातें। तो अभी के लिए याद रख लेंगे इन प्लेट्स को क्या कहते हैं, हम हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन वाली प्लेट्स कहते हैं। तो हमने हर चीज को कवर कर लिया। तो तीन मेन इसके कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्टिंग सिस्टम और फ्लोरेसेंट स्क्रीन। बाद में इन हर एक कंपोनेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं उनके बारे में भी हमने देखा, कि इलेक्ट्रॉन गन के अंदर हीटर होता है, कैथोड होता है, एक ग्रिड होता है और देन एक एनोड भी होता है। यहाँ तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन आ जाती है, ये एनोड है। नेक्स्ट उसके बाद आगे आते हैं हमारे पास डिफ्लेक्टिंग सिस्टम। तो इसके अंदर दो प्लेट्स होती हैं, एक ये और एक ये, मतलब दो सेट होते हैं प्लेटों के। तो पहले वाली को हम कहते हैं वर्टिकल डिफ्लेक्शन के लिए यूज होते हैं और दूसरी वाली हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन के लिए यूज होती हैं। और लास्ट में हमारी स्क्रीन है जिसपे हमें सब कुछ नजर आना होता है, उससे हम कहते हैं फ्लोरेसेंट स्क्रीन। इन्हीं बातों को हमने लिखा हुआ है कि हमारे पास जो सीआर है उसके तीन कंपोनेंट्स है। पहला कंपोनेंट था इलेक्ट्रॉन गन, वो लिख दिया। दूसरा हमारे पास डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, आप देख सकते हैं ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट, वो लिख दिया हमने। और थर्ड कंपोनेंट था फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ये चीज, ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन हमारे। तो थर्ड कंपोनेंट इसको भी हमने लिख दिया फ्लोरेसेंट स्क्रीन। ये भी बोर्ड में शॉर्ट एक अलग ही शॉर्ट आता है कि राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ सीआरओ, तो आप ये तीन कंपोनेंट्स लिख देंगे। अब हर एक कंपोनेंट को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन गन के बारे में, कि ये इलेक्ट्रॉन गन वाला ये जो इतना इतना हिस्सा है इसके अंदर क्या हो रहा होता है, ये कैसे वर्क कर रहा होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट यही वाला पार्ट है। तो इसको स्टडी करते हैं। ये अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन वाला हिस्सा है, इसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन गन वाले हिस्से में आप देख सकते हैं, जैसे पहले भी बताया था कि ये हीटर होता है, ये गर्म होता है, इसकी गर्मी की वजह से सामने वाले जो कैथोड है उसकी सरफेस में से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन, थर्मियोनिक एमिशन की वजह से। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं इनको हमने मूव करवाना है। तो इलेक्ट्रॉन उस वक्त ही मूव करते हैं जब सामने कोई पॉजिटिव प्लेट हो, ताकि ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। तो सामने कोई पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। तो हमने दो प्लेट्स रख दी, इन दोनों प्लेट्स के ऊपर क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, किसी बैटरी के साथ जोड़कर ना हमने इसे पॉजिटिव चार्ज दे दिया। तो अब ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ मूव करेंगे और एक बीम बना देंगे। हमने ऊपर और नीचे वाली दोनों प्लेट्स को इक्वल पोटेंशियल पर रखना है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज इसका है उतना ही पॉजिटिव चार्ज इसका है। अब इसका क्या फायदा होगा कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे ना, तो ऐसा नहीं होगा कि वो मूव करके ऊपर वाली प्लेट के साथ जुड़ जाए या नीचे वाली के साथ जुड़ जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों प्लेट्स चूंकि इक्वल फोर्स लगा रही होंगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा, ना ये ऊपर वाली प्लेट के पास जाएगा ना ये नीचे जाएगा, बल्कि दरमियान में रहेगा, और एक बड़ी ही जबरदस्त सी बीम बन जाएगी इलेक्ट्रॉन की। एक ही लाइन में इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए हमने ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों प्लेट्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो दिया हुआ है, लेकिन इक्वल दिया, ताकि ये किसी के साथ अट्रैक्ट होकर वहीं पे ना रह जाए बल्कि आगे मूव करे, और दोनों के अट्रैक्शन की वजह से ये बिल्कुल दरमियान में रहेगा। अब इन सब के बीच में एक चीज है, ये जो पार्ट है ना ग्रिड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्रिड
ग्रिड क्या करता है, बेसिकली हमारे पास इस तरह की एक स्लिट होती है जिसके दरमियान से हमने जगह को खाली छोड़ा होता है और इसको हम चार्ज दे देते हैं नेगेटिव। तो ग्रिड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, ये बाय याद रखिएगा कि ग्रिड के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये नेगेटिव चार्ज हम क्यों देते हैं, बेसिकली हम चाहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स आगे जा रहे हैं ना, हम इनकी तादाद को कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे तो स्क्रीन की ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ब्राइटनेस को कम और ज़्यादा करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रिड यूज़ करते हैं। अब कैसे ग्रिड यूज़ करेंगे, ग्रिड को हमने दे दिया नेगेटिव चार्ज, पीछे इससे ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इनके ऊपर भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इन इलेक्ट्रॉन्स पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स और ये नेगेटिव ग्रिड एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपल्शन की वजह से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आगे नहीं जाएंगे बल्कि कम इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे, क्योंकि बाकी सारे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से पीछे रह जाएंगे। ग्रिड इनको रिपेल करके पीछे रखेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्क्रीन पर ब्राइटनेस ज्यादा हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने ग्रिड का जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज वो कम कर देंगे। तो जैसे ही ग्रिड का नेगेटिव चार्ज कम होगा तो ग्रिड की और इलेक्ट्रॉन्स की आपस की जो रिपल्शन है वो भी कम हो जाएगी और फिर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाएंगे, जिस वजह से स्क्रीन की ब्राइटनेस भी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि ब्राइटनेस कम हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रिड का जो नेगेटिव चार्ज है उसको ज़्यादा करना पड़ेगा। ग्रिड का नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो इस ग्रिड और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ग्रिड इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे नहीं आने देगा। बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स इस ग्रिड को क्रॉस करके आगे जाएंगे एनोड के पास और फिर एनोड से आगे बीम बनाते हुए इन प्लेट में से गुजरेंगे। इस तरीके से जो ग्रिड है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, आपकी ब्राइटनेस कम और ज़्यादा करता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कि ग्रिड के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये बात याद रखिएगा कि ग्रिड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये सारी वर्किंग हमने आपको बता दी इलेक्ट्रॉन गन की। क्लियर, फिर से इसको ओवरव्यू कर ले कि ये जो फिलामेंट है ये गर्म होती है, इसकी वजह से सामने वाला कैथोड गर्म होता है। कैथोड की सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए हमने रास्ते में क्या लगाया हुआ है, ग्रिड की जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आगे ना जाए। तो ग्रिड पे चार्ज हम उतना ही देते हैं जितने इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली थोड़े से इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे एनोड मौजूद है, एनोड इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन की वजह से आगे मूव करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि एनोड की दो प्लेट्स हैं, एक ऊपर भी है और एक नीचे भी है। तो ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन जब दरमियान में पहुंचे तो वो ऊपर या नीचे किसी प्लेट के साथ जुड़ जाए, क्योंकि दोनों प्लेटें इक्वल फोर्स लगा रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, दोनों में से किसी के पास नहीं जाएगा, क्योंकि फोर्स दोनों की इक्वल लग रही है और दरमियान में ही रहेगा और आगे की तरफ मूव कर जाएगा। यहाँ तक सारी हमने बात कर ली इलेक्ट्रॉन गन की। अब इन इलेक्ट्रॉन ने आगे मूव करना है इन डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के अंदर। तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के अंदर कैसे काम होगा इसके ऊपर अब हम बात करते हैं जी। अब हम बात करेंगे डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के ऊपर। इससे पहले हम इलेक्ट्रॉन गन के ऊपर बात कर चुके हैं, इसको समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे डिफ्लेक्टिंग सिस्टम, यानी कि डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स कैसे काम करती हैं। सबसे पहले आप देखिए कि मेरे पास ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम पीछे से इलेक्ट्रॉन गन में से आ रही है, ये क्या करेगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी और अपनी इस दरमियान में, इस स्क्रीन के दरमियान में जाके टकराएगी। और जो शख्स सामने से देख रहा होगा इस स्क्रीन को, उसको क्या नजर आएगा, इस स्क्रीन के ऊपर एक डॉट नजर आएगा, एक नुक्ता सा नजर आएगा। अब हम क्या करते हैं, हम ऊपर और नीचे इस तरीके से दो प्लेट्स लगा देते हैं और इन दोनों प्लेट्स के ऊपर हम चार्ज दे देते हैं। एक प्लेट को हम दे देते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट को हम दे देते हैं नेगेटिव चार्ज। तो अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम स्ट्रेट जा रही है ये सीधा नहीं जाएगी, बल्कि अब इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये अट्रैक्ट होगी। अब इलेक्ट्रॉन की बीम क्या होगी, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाएगी बल्कि अपना रास्ता चेंज करेगी। तो मेरी जो बीम है वो इस तरीके से पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखें कि जब पहले मेरी बीम बिल्कुल स्ट्रेट आ रही थी तो वो दरमियान वाले पॉइंट पे टकरा रही थी, तो सामने वाले को क्या नजर आएगा कि यहाँ पर हमें एक डॉट मौजूद है। लेकिन जब मैंने इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तो अब मेरी ये जो बीम है ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो चुकी है। तो मतलब जो मेरी बीम पहले स्ट्रेट जा रही थी अब टेढ़ी हो जाएगी और वाई एक्सिस के अलोंग मूव करेगी। यहाँ से कहाँ मूव करेगी, ऊपर की तरफ। क्लियर, ये ऊपर भी कर सकती है और ये नीचे की तरफ भी कर सकती है। अगर आपने नीचे वाली प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया तो ये बीम फिर नीचे की तरफ अट्रैक्ट होती, लेकिन अभी इस केस में हमने ऊपर की तरफ चार्ज दिया तो
मेरी ये जो बीम है ये ऊपर वाली प्लेट की डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगी और अपना रास्ता चेंज कर लेगी और किस डायरेक्शन में मूव करेगी, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करेगी। देखिए इस लाइन का क्या नाम है, वाई एक्सिस। तो मेरी ये जो बीम है ये ओरिजिन से वाई एक्सिस के अलोंग मूव करी है, इसी वजह से मैंने इन प्लेट्स के ऊपर क्या नाम दिया हुआ है, वाई। अब ये जो वाई एक्सिस है इसका एक और नाम भी है, इसको हम वर्टिकल लाइन भी कहते हैं या वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं। इसी वजह से हमने इन दोनों प्लेट्स को वर्टिकल प्लेट्स का नाम भी दिया हुआ है कि प्लेट्स फॉर वर्टिकल डिफ्लेक्शन, के ये वो प्लेट्स हैं जो कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन के लिए यूज होती हैं। क्लियर? तो यहाँ तक हमने अपनी वाई प्लेट्स का काम समझ लिया। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो वाई प्लेट से गुजर कर देन नेक्स्ट वाली प्लेट्स पे मूव करेगी और ये जो प्लेट्स हैं ये एक दूसरे के आमने और सामने साइडों पे पड़ी हुई हैं, लेफ्ट राइट। ये जो प्लेट थी ये ऊपर नीचे पड़ी थी अप एंड डाउन पोजीशन में, ये जो थी ये लेफ्ट और राइट में आमने सामने एक दूसरे के लेफ्ट राइट में। तो अब ये जो बीम है इसने इन दोनों प्लेट्स के बीच में से गुजरना है। अब ये बीम इन दोनों प्लेट्स के बीच में से गुजरेगी, लेकिन मैं क्या करूंगा, इन दोनों प्लेट्स के ऊपर भी चार्ज अप्लाई कर दूंगा। एक को मैं दे दूंगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरी को मैं दे दूंगा नेगेटिव चार्ज। तो मेरी ये जो बीम है अब क्या करेगी, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी इस तरीके से। तो इस तरीके से इन प्लेट्स की वजह से मेरी जो इलेक्ट्रॉन की बीम है ये क्या करी, अपने इस एक्सिस के अलोंग मूव करी। क्लियर? तो मेरी ये जो बीम है इधर भी जा सकती है और उधर भी जा सकती है। अगर मैं इस प्लेट को पॉजिटिव दे देता हूँ और इसको नेगेटिव चार्ज देता तो ये फिर मेरी उस एक्सिस के अलोंग मूव करती है उस डायरेक्शन में। लेकिन अभी चूंकि मेरे पास इस प्लेट के ऊपर मैंने चार्ज दिया हुआ है पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव है, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करी। तो यहाँ से ये बात समझ आई कि इन प्लेट्स की वजह से जो मेरी इलेक्ट्रॉन की बीम है ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करती है, इसलिए इन प्लेट्स के ऊपर हमने क्या नाम दिया हुआ है, इनको एक्स प्लेट्स का नाम दिया हुआ है। और ये जो एक्स एक्सिस होता है ना इसका एक और नाम भी है, इसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं या हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं। इसलिए हमने इन प्लेट्स को एक और नाम भी दिया हुआ है कि प्लेट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, के ये प्लेट्स क्या करती हैं, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन करती हैं। तो आप समझे कि इन प्लेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का, कि ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम स्ट्रेट जा रही है ये इसको स्ट्रेट नहीं जाने देता, बल्कि इस तरीके से उसकी वेव फॉर्म बना देता है, इसको डिस्टर्ब कर देता है इसके स्ट्रेट पाथ को, कभी ऊपर और कभी नीचे की तरफ, कभी एक्स एक्सिस और कभी वाई एक्सिस की डायरेक्शन में अट्रैक्शन होती है, जिस वजह से एक वेव की फॉर्म बन जाती है। और यही वेव फॉर्म हमें अपने स्क्रीन पर भी नजर आती है कुछ इस टाइप से, इस तरीके से वेव की फॉर्म बनती रहती है। तो इस तरीके से हम अपनी फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर अपने ग्राफ को देख सकते हैं। तो हमने दोनों पार्ट्स को अच्छे से देख लिया, इलेक्ट्रॉन गन के ऊपर और डिफ्लेक्टिंग सिस्टम यानी कि इन डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के बारे में भी पढ़ लिया, और एक आखिरी इसका हिस्सा रह गया हमारे पास फ्लोरेसेंट स्क्रीन। अब इसको भी देख लेते हैं कि आखिर ये कैसे वर्क करती है। तो अब बात करेंगे हम अपनी फ्लोरेसेंट स्क्रीन के लिए। तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन में होता क्या है, बेसिकली हम अपनी स्क्रीन के पीछे ना एक बारीक सी लेयर लगा देते हैं फॉस्फोरस की। उसका ये फायदा होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन की बीम इस फास्फोरस लेयर के ऊपर टकराती है ना तो ये ग्लो करती है। जिस हिस्से में इलेक्ट्रॉन टकराएंगे वो हिस्सा ग्लो करेगा, लाइट निकलेगी वहां से। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पैटर्न बनाकर इसके ऊपर टकराएंगे उसी पैटर्न से लाइट निकलती रहेगी और एक ग्राफ सामने शो होगा। क्लियर? तो आपने ये बात याद रखनी है कि हम इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, फॉस्फोरस की बारीक सी लेयर लगा देते हैं। तो ये क्या है, एक फॉस्फोरस की लेयर इस पे हम लगा देते हैं। तो यहाँ तक हमने अपने तीनों पार्ट्स को अच्छे से देख लिया, इलेक्ट्रॉन गन कैसे काम करती है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स कैसे काम करते हैं और देन फ्लोरेसेंट स्क्रीन कैसे काम करती है। तीनों को अच्छे से याद रख लें, यही इसके मेन कंपोनेंट्स है और इनकी वर्किंग को भी देख लिया। अब लास्ट में बता दें कि सीआरओ को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसके बहुत ज़्यादा यूजेज हैं। नंबर 1 डिस्प्लेइंग वेव फॉर्म, के डेफिनेटली ये वेव फॉर्म डिस्प्ले करने के लिए यूज़ की जाती है। देन आता है मेजरिंग वोल्टेज, के वोल्टेज को मेजर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसा कि पीछे से वोल्टेज जितने ज़्यादा और जितने कम होंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारा ग्राफ बनेगा और उसी ग्राफ से फिर हम अपने वोल्टेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेंज फाइंडिंग इन रेडार। रेडार जो सिस्टम होते हैं, आपको पता है रेडार कुछ इस टाइप के होते हैं जिसका काम ये होता है कि ऊपर से जो भी चीज़ या जहाज या कोई चीज़ गुजर रही है तो ये डिटेक्ट करके बता देती है उसकी स्पीड भी और वो क्या चीज़ है ये भी। तो इनके वर्किंग के अंदर भी क्या यूज होती है, यही यूज होती है सीआरओ। नेक्स्ट चीज आता है एको साउंडिंग।
एको साउंडिंग मतलब टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी बेड, कि समुंदर की गहराई फाइंड करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यूज टू डिस्प्ले हार्ट बीट, के हार्ट बीट को डिस्प्ले करने के लिए भी यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे पास एक इस तरह की डिवाइस होती है जिसके ऊपर हार्ट बीट का इस तरीके से पैटर्न बन रहा होता है। इसका क्या मतलब होता है कि दिल जब धड़कता है ना, तो दिल के धड़कन के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, इसको वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, पीछे वोल्टेज चेंज करते हैं। जैसे जैसे धड़कन चेंज होती है उसके अकॉर्डिंगली वोल्टेज चेंज होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली क्या होता है, हमारे पास पैटर्न बनता रहता है। और जब दिल की धड़कन बंद हो जाती है तो पैटर्न भी नहीं बनते और हमारा ग्राफ स्ट्रेट हो जाता है। क्लियर? इस तरीके से हम अपने इसको दिल की धड़कनें यानी कि हार्ट बीट को डिस्प्ले करने के लिए भी CRO को यूज करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको CRO कैसे वर्क करता है ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तब भी कमेंट करके बताएं, नहीं आया तब भी कमेंट लाजमी किया करें और दोस्तों तक शेयर भी किया करें वीडियो को। मिलता है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।